हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज। दोस्तों, हम लोगों ने वेदर एंड क्लाइमेट स्टार्ट किया था। हम लोगों ने उसमें एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने उसमें जाना कि वेदर क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होते हैं और इनसे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने उसमें जाना और हमने उसमें जाना कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कितने लेयर में डिवाइड है, उनमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं, उनके क्या क्या फीचर हैं, ये सभी चीज़ हमने उसमें जाना। हम लोगों ने ये भी जाना कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे चीज़ मैंने उस वीडियो में मेंशन किया हुआ था। अगर आप उस लेक्चर में जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप उस लेक्चर को जाके विजिट करें, देखें मैंने क्या क्या बताया हुआ है उस लेक्चर में, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। हमने जैसा कि जाना कि वेदर कौन सा वर्ड है, क्लाइमेट हमारा कौन सा वर्ड है, वेदर कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ हमने उसमें जाना। क्लाइमेट किसे कहते हैं, फिर हमने उसमें जाना एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर में गैस का कंपोजिशन क्या होता है, हमने ये भी उसमें जाना। अब हमारा जो ये लेक्चर 2 होगा वेदर एंड क्लाइमेट का, हम इसमें पढ़ने वाले होंगे कि रेन के बारे में, रेन कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, हम किसे रेनी डे कहेंगे, किसे रेनी डे नहीं कहेंगे। इसमें हम ह्यूमिडिटी के बारे में जानेंगे, ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या होती है, ये सारे चीज़ क्वेश्चन हम इसमें पढ़ने वाले होंगे। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे द्वारा डीएनएस के द्वारा, डे नाइट स्टडी के द्वारा बीएचयू के लिए यानी कि CUET 2023 बैच के लिए टारगेट बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं CUET के थ्रू, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर पड़ा है, आप उससे कॉन्टैक्ट करें। कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, है ना, ऑफिस टाइम में। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको वही उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आइए अब हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और हम जानेंगे इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने उसमें पहला जाना था कि हम अपने वेदर एंड क्लाइमेट को किस टाइप से आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें पहला टॉपिक था सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, है ना। तो हमने उसमें जाना था कि एल्बिडो क्या होते हैं, टोटल रिफ्लेक्ट अमाउंट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होते हैं उसे हम एल्बिडो कहते हैं। मिनिमम एल्बिडो किसका होता है, मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है, ये सब हमने उसमें जाना। अब हमारा आगे का है क्या है, टेम्परेचर। हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होते हैं। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और इसे हम किससे मेजर करते हैं वो हम जानेंगे। और फसल के लिए, फसल उत्पादन के लिए हम जानेंगे कि कौन सा टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे फसल उत्पादन में। किसान को टेम्परेचर से क्या मतलब, किस तरह अपने फसल को उगाना चाहिए, किस टेम्परेचर पे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम जानेंगे इसमें कि किसान को किन किन बातों पे ध्यान देना है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर क्या, हमारा अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेम्परेचर कहते हैं। और इसे हम किससे मेजर करते हैं, तो थर्मामीटर। आदमी यानी कि जो मानव का टेम्परेचर हो या सॉइल का टेम्परेचर हो, दोनों में हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। और बस बेसिकली डिफरेंस ये है कि दोनों के थर्मामीटर में जो लिक्विड होते हैं, जो जैसे कि जो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर है उसमें क्या होते हैं, पारा होते हैं। और सॉइल के थर्मामीटर में क्या होता है वो हम इसमें जानेंगे। थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, मिनिमम थर्मामीटर होते हैं, मैक्सिमम थर्मामीटर होते हैं। मिनिमम थर्मामीटर में क्या होता है, मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होता है, ये सारे बिंदु को हम जानेंगे, समझेंगे। तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, सॉइल टेम्परेचर मेजर बाय थर्मामीटर, है ना। अब यहीं पे हमारा आता है कि मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होता है दोस्तों, Hg होता है। Hg मतलब मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में पारा कहते हैं। और ये कितना मेजर करता है दोस्तों, है ना, ये 35 से 55 डिग्री, सॉरी ये 35 to 55 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो है थर्मामीटर वर्क करता है। और मिनिमम थर्मामीटर में दोस्तों क्या होता है, एल्कोहल।
यह मतलब यही आपके दो क्वेश्चन बन गए कि मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होते हैं, पारा Hg, और मिनिमम थर्मामीटर में क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। और ये कहां से कहां तक इनका ये रेंज दिया हुआ है। आपको रेंज से बेसिकली नहीं बनते क्वेश्चन बनते हैं कि मिनिमम थर्मामीटर में क्या होता है और मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होता है, क्वेश्चन ये बनते हैं एग्जाम में। अब हम जानेंगे, ये तो दो हमने जान लिया कि मिनिमम थर्मामीटर और मैक्सिमम थर्मामीटर। अब आता है हमारा दूसरा जो क्वेश्चन मैंने बताया कि सॉइल थर्मामीटर में क्या होते हैं, तो सॉइल थर्मामीटर में भी Hg होता है, पारा, ठीक है। तो ये जो सॉइल थर्मामीटर होता है, इसमें क्या होता है कि जो सॉइल का हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट पे एक बल्ब होता है ना, बल्ब होता है सॉइल थर्मामीटर के एंड पॉइंट पे, जो 120 है ना, 120 ये डिग्री सेल्सियस नहीं है दोस्तों, ये 120 क्या होता है, एंगल होता है ना, ये मान लीजिए ये क्या थीटा है, ठीक है, एंगल 120 डिग्री के एंगल पे सॉइल थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो बेंट होता है, मतलब बेंट में झुका होता है, ठीक है। सॉइल थर्मामीटर के एंड पॉइंट पे बल्ब होता है जो कि 120 डिग्री के एंगल पे वो क्या होता है, बेंट होता है, या हम कह सकते हैं 120 डिग्री से मोर देन ही होता है ना। आगे हम बढ़ते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। अब दोस्तों ICR में यहाँ से क्वेश्चन बन गए थे, एकदम कितने सिंपल से क्वेश्चन है कि ICR में क्वेश्चन ये आया हुआ था कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के किस समय होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के 2 बजे होता है। और ये ICR के 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ से क्वेश्चन बने थे कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के किस टाइम में होता है, तो 2 बजे जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ऐसे हम जानते हैं कि 12 बजे जो होता है सनलाइट हमारे मतलब जो हम मतलब क्या होता है, सनलाइट हम पे डायरेक्ट पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो अर्थ पे कब होता है, तो दिन के 2 PM में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है दोस्तों, तो मिनिमम टेम्परेचर सनराइज होने से पहले, जब सनराइज होगा तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जिस समय में सन जो राइज करता है, हमारा सूर्य निकलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है। और वो टाइम हमारा कौन सा होता है, 5 AM, है ना, वो टाइम हमारा क्या है, 5 AM, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के किस समय में होता है, 2 बजे। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है दोस्तों, सनराइज, बिफोर सनराइज, 5 बजे, सुबह के 5 बजे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है, और दिन के 2 बजे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये टेम्परेचर का मेजर रोल क्या है दोस्तों, कि टेम्परेचर का मेजर रोल होता है कि हमारे फसल का क्या होता है कि वो जर्मिनेशन पे इफेक्ट करता है ना। बेस्ट क्या होता है, टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। हमारे फसल के जर्मिनेशन के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए, उनको मतलब उनका अंकुरण निकलने के लिए उनको टेम्परेचर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पौधों के जर्मिनेशन के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेन फैक्टर क्या हमारा टेम्परेचर है ना। आइए अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो आगे हम देखेंगे कि एवरेज टेम्परेचर है ना, ये सन के सरफेस पे एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर है ना, ये एवरेज निकाला जाता है, जो सारे मतलब 24 घंटे का जो टेम्परेचर होता है उसका एवरेज निकाला जाता है। तो अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, और अर्थ के सन के सरफेस का कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हम जानेंगे कि हमारा जो पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो हमारे पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक अच्छा प्रकाश संश्लेषण 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और वहीं पे हमारे पौधों द्वारा जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। तो हमारे पौधे जो हैं वो अच्छा प्रकाश संश्लेषण कब करेंगे तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे। और न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में होते हैं, कभी ऑर्गेनिक रूप में, कभी इनऑर्गेनिक रूप में, कभी फर्टिलाइजर के रूप में अलग से भी पौधों को दिया जाता है, हमारे सॉइल में अप्लाई किया जाता है। तो वो कितने डिग्री पे, अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो हमारे सॉइल में, तो वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो प्लांट है वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ना दोस्तों। अब यहाँ आगे हमारा एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने ये फॉर्मूला
लिख डाला है और इस पर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया है जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। अब हमारा क्या है कि 40 डिग्री है सेल्सियस में, इसको चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना है, ये 40 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस में, इसको फ़ारेनहाइट में ले जाना है। तो सेल्सियस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 हो गया। 5 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा, और ये 9 को हम इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 8 72 72 इक्वल टू F माइनस 32 हो गया ना दोस्तों। अब इस माइनस 32 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट, है ना। तो अब हमारा फ़ारेनहाइट, इसलिए फ़ारेनहाइट हमारा कितना हो गया, 2 2 4 7 3 10 104 फ़ारेनहाइट हो गया हमारा, है ना। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कन्वर्जन के लिए कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितना होगा, तो हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसको हम कन्वर्जन करेंगे इस क्वेश्चन पे तो 104 फ़ारेनहाइट होगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप ले जाओ तो ये फॉर्मूला है, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में ले आओ तो यही फॉर्मूला होगा, है ना। अब हमारा क्या होता है कि -14 फ़ारेनहाइट पे, है ना, ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बराबर होता है ये, है ना। 40 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारा कितना होगा, इतना हमारा क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। अब हमारा क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो होगा ना, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो कितना होता है, -273 फ़ारेनहाइट होता है, ओके। और केल्विन में भी क्या होता है, ये 0 होता है। तो हमने यहाँ पे ये टेम्परेचर का निकालने के लिए जाना है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम कैसे चेंज करेंगे, ओके। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे हमारा है, हाँ देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो हमें वहाँ पे चेंज करने को था। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस को अब हम चेंज करके देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला इस पे सेट होता है या नहीं। तो चलिए हम सेट करते हैं इस पे। क्या हमारा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, है ना। अब हमारा यहाँ पे मैंने ये आंसर भी डाला हुआ है ना, आप लोगों को चेक कर लेना। ये कितना दिया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस। तो C/5 है ना इक्वल टू F माइनस 32/9, 5 20 to 100, है ना। अब इस 9 से इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 180 इक्वल टू F माइनस 32, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस -32 को इसमें प्लस कर देंगे, बराबर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू फ़ारेनहाइट। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 8 3 11 हथौड़ा 1, ये हो गया हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जब इसे कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन से क्वेश्चन बनते हैं, एक आ जाएगा आप लोगों को कि इतनी डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या इतना फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इजीली आप क्या करोगे, कर पाओगे। अब आगे हमारा आता है, हमने ये टेम्परेचर बताया हुआ है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे हमारा कोई जो प्लांट है उसके लिए वो फेवरेबल टेम्परेचर होता है। तो वीट जर्मिनेशन के लिए ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल होता है उसके वीट के जर्मिनेशन के लिए, उसके बीज को जमने के लिए, है ना। तो ये वीट से क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि वीट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो जब हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे तो वीट, राइस, मेज, ये इन सब टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वीट का जर्मिनेशन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा होता है। और वीट में जो टिलरिंग होता है, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी में बताया था कि टिलरिंग क्या होता है। हमारा ये प्लांट है तो प्लांट और रूट जोन के जंक्शन से जो ब्रांच निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टिलरिंग कहते हैं। ये हमारा प्लांट है, ये हमारा क्या रूट जोन है। तो प्लांट और रूट जोन के जंक्शन से जो प्लांट ब्रांचेस निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टिलरिंग कहते हैं, है ना। टिलरिंग जो होता है गेहूं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है, तभी यहाँ पे क्या होता है, हमारा फलन लगता है। यहीं पे हमारा क्या होता है, यहीं पे हमारा अनाज लगते हैं गेहूं में, है ना। तो जितना ज़्यादा टिलरिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमें प्रोडक्शन मिलेगा। तो टिलरिंग क्या होता है, प्लांट और रूट जोन के जंक्शन से जो ब्रांच निकले उसे हम टिलरिंग कहते हैं। तो वीट में टिलरिंग कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वीट का जर्मिनेशन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है और वीट में टिलरिंग जो होता है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा होता है। और वहीं पे आप एक जनरल बताया गया है कि जितने भी खरीफ सीजन में हमने आप लोगों को क्रॉप्स बताया था, तो खरीफ सीजन का जर्मिनेशन 28 से 35 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट होता है ना। अब हम जानेंगे कि थर्मोकपल सॉइल टेम्परेचर, है ना। थर्मोकपल सॉइल टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, हमारा थर्मोकपल
से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब दूसरा है हमारा इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या करते हैं, मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग। इंफ्रारेड थर्मो टेम्परेचर क्या होता है कि हमने पहले थर्मोकपल जाना, जो क्या होता है सॉइल टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बट ये हमारा इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है, विदाउट टचिंग, सॉइल को विदाउट टचिंग हम क्या करते हैं, इस थर्मोकपल टेम्परेचर में सॉइल में क्या होता है, थर्मामीटर को डिप किया जाता है डिफरेंट डेप्थ पे। 5 सेंटीमीटर पे सॉइल में डेप्थ किया जाता है, 10 सेंटीमीटर में सॉइल में डेप्थ किया जाता है और 15 सेंटीमीटर में सॉइल में डेप्थ किया जाता है। 5 सेंटीमीटर पे डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए, मान लीजिए क्या होता है कि हम 10 मिनट के लिए सॉइल में इसे डेप्थ किए तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे 15 मिनट के लिए हम रख दिए तो इसका टेम्परेचर आएगा। फिर हम क्या करें, 15 सेंटीमीटर 30 मिनट के लिए हम क्या किए, थर्मामीटर को सॉइल में डेप्थ किए तो हमारा डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट डेप्थ पे हमें क्या होगा, सॉइल का टेम्परेचर पता चलेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर को सॉइल में डेप्थ कर रहे हैं। बट इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या है कि विदाउट टचिंग क्या होता है, ये हमें टेम्परेचर फाइंड करके बताता है। तो ये भी एक क्या है, थर्मामीटर का टाइप है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम जानेंगे। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, तो हमने क्या किया कि दो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। सोलर रेडिएशन कंप्लीट किया। सोलर रेडिएशन क्या होता है, सेकंड हमने क्या, टेम्परेचर कंप्लीट किया। अब थर्ड है हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम बेसिकली, ये छोटे टर्म है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से, है ना। और ये बैरोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये हमारा क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे हमारा जो है बैरोमीटर क्या होता है, वर्क करता है। और इसे हम किससे, एटमॉस्फेयर प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, मतलब ये मेजर होता है तो बैरोमीटर से, है ना। और इसका यूनिट पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, या तो बार होता है या तो पास्कल होता है ना। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर किससे मेजर किए जाते हैं, तो बैरोमीटर से। और ये किस में, इसके यूनिट क्या है बैरोमीटर के, तो बार है या पास्कल है ना। यहाँ पे एक वो दिया हुआ है 1 बार इक्वल टू 10 पास्कल होते हैं। या इसको हम क्या करेंगे, अगर हम एटमॉस्फेयर में इसे हम क्या करें, चेंज करें तो 1 बार इक्वल टू 0.98 एटमॉस्फेयर। एटीएम मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है ना। अरे यार, हाँ तो दोस्तों हम क्या कह रहे थे कि हम एटमॉस्फेयर प्रेशर जो हमारा थर्ड है वो पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें जाना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और ये बैरोमीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि हमें CUET में या किसी भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो या कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो, हमें उसमें बेहतर से बेहतर स्कोर लाने हैं। तो हमें बस
क्या करना है, कंसेप्ट समझना है ना, उनके पीछे का वो क्या लॉजिक है वो मैं बता दिया कि जो हमारा बैरोमीटर है वो किस पे वर्क करता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से मेजर करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है या पास्कल होता है। या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, या तो पास्कल रहेगा या तो बार दिया रहेगा, है ना। और यहाँ पे कन्वर्जन है कि 1 बार इक्वल टू 10 पास्कल होते हैं, या 1 बार अगर एटमॉस्फेयर में, यहाँ एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर, ये कोई एटीएम मशीन वाला एटीएम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर, तो 1 बार इक्वल टू 0.98 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बेसिकली किस टाइप से बनेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से। किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और 1 बार इक्वल टू कितने होते हैं, 10 पास्कल होते हैं, या अगर एटमॉस्फेयर में पूछे तो 0.98 एटमॉस्फेयर होते हैं। और यूनिट मैंने आप लोगों को बता दिया, तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। और मैं जो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, जिस पे स्टार करता हूँ, आप लोग भी उस पर ध्यान दें। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एजी इन ग्लास ट्यूब। ये क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जो हमारा ग्लास ट्यूब में जो पारा होता है एजी, वो नॉर्मल 76 सेंटीमीटर तक के हाइट तक के इक्वल टू होता है, बराबर होता है। बेसिकली ये मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, बट आपको समझाना भी मेरा दायित्व होता है। तो मैं हर एक टर्म आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, अच्छे से समझाते हुए जा रहा हूँ। इफ वाटर यूज इंस्टेड ऑफ एजी मतलब पारा, द हाइट विल बी 1020 सेंटीमीटर। अगर पारा में क्या हो कि पानी मिल जाए तो वो हाइट कहाँ तक इंक्रीज कर जाएगा, देख रहे हो आप, 1020 सेंटीमीटर तक, है ना। आप सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। अगर सडनली जो हमारा बैरोमीटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहा है, अगर वो सडनली फॉल कर जाए, मतलब उसमें गिरावट आ जाए बैरोमीटर के रीडिंग में, तो आपको क्या समझना है कि स्टॉर्म मतलब क्या होता है, बिजली कड़कना। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में है वो हमारा क्या है, मौसम बिगड़ने वाला है। अगर हमारे बैरोमीटर में सडनली गिरावट आ रही है तो हमें ये समझना है, ठीक है। अब हमने वो 3 कंप्लीट किया। अब हमारा क्या है, 4th जो हमने आपको बताया था कि हम जानेंगे कि विंड क्या होते हैं और विंड किसे कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि विंड क्या है ना। विंड बेसिकली सब लोग जानते हैं कि हवा को कहते हैं, बट हम किस हवा को कहेंगे कि ये विंड है, तो जो मूविंग एयर होता है, जो हवा, ऐसा हमें जो महसूस होता है कि हाँ हवा चल रहा है, तो हम उस एयर को क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, विंड वेन कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, विंड वेन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि विंड के डायरेक्शन को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, है ना। तो हमारा क्या होता है, विंड वेन होता है। और वहीं दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वेलोसिटी या विंड के स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं, तो एनीमोमीटर होता है हमारा विंड के स्पीड को मेजर करने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं ना। अब रोबिन्सन कप क्या होता है, ये जो एनीमोमीटर हमारा वर्क करता है ना, इसमें जो विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, जो विंड का डायरेक्शन हमें बताता है, जो जिसका यूज क्या करते हैं हम, विंड वेन का, एक रोबिन्सन कप एनीमोमीटर होता है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उससे विंड की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। तो मैं दिखाता हूं आपको कि ये रोबिन्सन कप कैसा होता है ना। तो आइए हम देखते हैं रोबिन्सन कप। ये देखिए, ये है हमारा रोबिन्सन कप एनीमोमीटर। इसमें क्या होता है, आप ये वाला फिगर देखिए, इसमें ज़्यादा क्लियर है। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली 3 से 4 इसमें क्या होते हैं, कप होते हैं। ये 3, इसमें 3 दिया हुआ है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो ये क्या होता है, एक जगह रख दिया जाता है, और जो जहाँ से मतलब एक फ्रेश हवा का एक फ्लो होता है, विंड के डायरेक्शन, मतलब विंड का डायरेक्शन अगर मेजर करना होता है, तो ये क्या है हमारा कि ये विंड की वेलोसिटी को मेजर करते हैं। ये कप जो है रोबिन्सन कप, जितने स्पीड में मूव करेगा उतना स्पीड यहाँ पे इंडिकेट होता है ना। ये जो आपको मीटर दिख रहा है, यहाँ पे इंडिकेट होता है कि विंड की वेलोसिटी कितनी है। ये जितने स्पीड में मूव करेगा उतना यहाँ पे आपको विंड का स्पीड पता चलेगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसका यूज किया जाता है, इसी को हम कहते हैं रोबिन्सन कप, जो कि विंड की स्पीड को बताने में यूज किया जाता है, विंड की वेलोसिटी को बताने में यूज करते हैं हम, है ना।
तो चलिए आप समझ गए होंगे कि रोबिन्सन कप किसे कहते हैं। ये डिजिटल एनीमोमीटर है और यहाँ पे हमें इंडिकेट होता है कि विंड की वेलोसिटी कितनी है और इसमें 3 से 4 कप होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रोबिन्सन कप कहते हैं ना। तो चलिए अब हम आगे आते हैं। ओके, तो रोबिन्सन कप एनीमोमीटर होता है जो कि विंड की वेलोसिटी या स्पीड को बताता है और इसका यूनिट क्या होता है, विंड की वेलोसिटी का यूनिट जो हमें पता चलता है तो ये किलोमीटर पर आवर में हम विंड की वेलोसिटी को मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर, है ना। विंड की वेलोसिटी किस में आती है, किलोमीटर पर आवर में। रोबिन्सन कप एनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको फिगर में दिखाया अभी जस्ट, है ना। अब हम जानेंगे कि विंड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, लीवार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा है ना। अगर विंड हमारे कमरे में इस साइड से एंटर कर रही है तो इसे हम कहेंगे लीवार्ड। क्या कहेंगे इसे हम, लीवार्ड। मतलब जिस डायरेक्शन से विंड हमारे कमरे में, रूम में या कहीं भी अगर एंटर करे, जिस ओर से वो मूव कर रही है हमारे कमरे में, इधर से एंटर किया तो इसे हम कहेंगे ये कौन सा विंड है, तो लीवार्ड विंड है। और इधर से अगर ये पास आउट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, विंडवार्ड कहेंगे, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, विंडवार्ड कहेंगे। यानी कि एयर कमरे में जिस डायरेक्शन से इन करेगा, है ना, जिस डायरेक्शन से इन करेगा उसे हम लीवार्ड कहेंगे। जिस डायरेक्शन से एयर आउट होगा, निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, विंडवार्ड कहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में समझाया हुआ है, तो एयर जो है इधर से इन कर रहा है तो इसे हम लीवार्ड कहेंगे और इस होके वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, पास आउट हो रहा है एयर का, तो इसे हम क्या कहेंगे, विंडवार्ड कहेंगे। और ये जो हमारा वो वर्क करता है, जो हमारा रोबिन्सन कप है एनीमोमीटर, वो तो विंड की वेलोसिटी को मेजर करता है, बताता है, जो कि मैंने फिगर में दिखाया। और ये क्या होता है हमारा, बेसिकली दोस्तों ये यूज किया जाता है विंड की डायरेक्शन को बताने के लिए। ये क्या होता है, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे छत होते हैं, टेरेस्ट होते हैं, कितने लोगों के छत पे ऊपर में ये क्या होता है, लगा होता है। और ये तीर का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये घूमेगा उस डायरेक्शन में विंड का जो होता है वो डायरेक्शन होता है। बेसिकली ये फिगर कैसा होता है ना दोस्तों, ये यहाँ पे एक चौड़ा सा यहाँ पे ये होता है, ओके, ये विंड का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या होता है कि विंड अगर मान लीजिए हमारा वेस्ट टू ईस्ट अगर फॉलो कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये हमारा जो एरो है कैसा होगा, जो लीवार्ड पोर्शन होगा, लीवार्ड मतलब जिधर से एयर आ रहा है, विंड आ रहा है, ये चौड़ा वाला भाग उस साइड हो जाएगा और हमारा जो एरो वाला भाग है, जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है, यानी कि विंड वार्ड जिस होके एयर पास हो रहा है, ये एरो वाला पोर्शन उस साइड हो जाएगा। तो ये हमारा एयर का डायरेक्शन हो गया, क्या, एयर का डायरेक्शन हो गया कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से एयर आ रहा है और ईस्ट की ओर एयर हमारा जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, विंड वेन होता है, जो विंड की डायरेक्शन को बताता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वेदर एंड क्लाइमेट में ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं। और दूसरा होता है हमारा एक्लाइनोमीटर। एक्लाइनोमीटर एंगल ऑफ स्लोप बताता है। बेसिकली आपको बस यहाँ समझना है कि एक्लाइनोमीटर का यूज किस में करते हैं, एंगल ऑफ स्लोप में। बाकी क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैंने बता दिया कि विंड से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं, तो विंड वेन से। वेलोसिटी को किससे मेजर करते हैं, तो एनीमोमीटर से। इसका यूनिट क्या, किलोमीटर पर आवर, है ना। और इनमें एनीमोमीटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रोबिन्सन कप एनीमोमीटर होते हैं। 3 से 4 उसमें कप होते हैं, वो जितने स्पीड में वो कप मूव करेंगे उतना विंड का वेलोसिटी होगा, यानी कि स्पीड होगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को फिगर में दिखाया अच्छे से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ हमारा है ह्यूमिडिटी। बेसिकली दोस्तों हम जानेंगे कि ह्यूमिडिटी होते क्या है ना। ह्यूमिडिटी मतलब मैंने वहां लिखा हुआ है आर्द्रता। हम इसे सिंपली लैंग्वेज में समझें कि आर्द्रता है क्या। आर्द्रता क्या है, नमी। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने नमी होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आर्द्रता होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसा कि अभी जस्ट ठंडी अभी चल ही रही है, तो क्या ठंड में क्या होता था, हम जब कपड़े धो के धूप में डालते थे सूखने के लिए, तो कपड़े को सूखने में 1 से 2 दिन, 1 दिन तो नहीं 2 से 3 दिन क्या होते थे, लग जाते थे। इसका रीज़न क्या है, इसका मोस्ट ऑफ द रीज़न ये है, बेसिकली रीज़न ये है इसका कि हमारे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। ठंड का मौसम होता था, है ना, तो आर्द्रता हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ज़्यादा है। और हमारा कपड़ा क्या है, वो भींगा हुआ है। तो जब एटमॉस्फेयर में नमी पहले से मौजूद है तो हमारा ये जो कपड़े का नमी है वो क्या होता है, जल्दी से ट्रांसफर नहीं हो पाता एटमॉस्फेयर में, जिस कारण कपड़े को सूखने में क्या होते हैं, टाइम लगते हैं, है ना। वहीं उसकी अपेक्षा हम गर्मी में कंपेरिजन करें तो हमारे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आर्द्रता कम होते हैं और हम जब कपड़े को सूखने डालते हैं तो 1 दिन में आराम से वो हमारे कपड़े क्या होते हैं, कंप्लीटली अच्छी तरीके से सूख जाते हैं।
तो आर्द्रता का मतलब वही है, ठंड में पेड़ पौधों को भी क्या होता है कि दिक्कत होते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन की क्रिया में। अगर 80% ह्यूमिडिटी है, 80% ह्यूमिडिटी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा एटमॉस्फेयर 80% 100 में से फुलफिल है, बस 20% क्या है, बचा हुआ है। तो हमारे जो पौधे हैं वो 20% में क्या क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, है ना। वहीं अगर यहाँ क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले एक सिंपली कि बताओ 80% क्या है ह्यूमिडिटी है और 60% ह्यूमिडिटी है, तो ये कौन से कंडीशन में होगा, तो ये हमारा क्या होगा बेसिकली दोस्तों, ये ठंड के कंडीशन में होगा और ये हमारा क्या होगा, गर्मी के सीजन में होगा। आर्द्रता पौधों के लिए कौन सा आर्द्रता फेवरेबल है वो भी मैं बताऊंगा। अप्रोक्स 60 to 70% जो होता है, जो ह्यूमिडिटी होगा एटमॉस्फेयर का, वो पौधों के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो हम जानेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि आर्द्रता हम किसे कहते हैं, है ना, यानी कि नमी। दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे आसान शब्दों में हम समझे ह्यूमिडिटी को, तो हम उसको नमी कहते हैं। वाटर इन एटमॉस्फेयर, है ना, वाटर इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर अगर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब नमी के फॉर्म में है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये मोस्ट, यहाँ देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ह्यूमिडिटी को हम किससे मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से। अगर हाइग्रोमीटर ना हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सैक्रोमीटर से मेजर करते हैं। ये दो इसके पैरामीटर है कि हम ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर या सैक्रोमीटर। एग्जाम में कभी कभी ये हाइग्रोमीटर तो सिंपल है, जो सबको याद हो जाते हैं, बट ये सैक्रोमीटर भूल जाते हैं। तो एग्जाम में एग्जामिनर ट्विस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो हाइग्रोमीटर न डाल के सैक्रोमीटर क्या करते हैं, वो एग्जाम में डाल देते हैं। तो आप अच्छे बच्चे हो तो आप दोनों याद रखोगे, है ना। तो किससे ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर या सैक्रोमीटर। अब हम जानेंगे कि ह्यूमिडिटी कितने टाइप्स के होते हैं ना। बेसिकली हमें क्या करना है, एग्जाम करेक्ट करना है तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता को हम किस में मेजर करते हैं, ये उसका यूनिट फाइंड करने का तरीका है वेट बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होता है, एब्सोल्यूट। बेसिकली दोस्तों आप लोगों को क्या करना है ना, यूनिट याद रखना है, यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं, और जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं बता ही देता हूँ, अभी भी बताऊंगा। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम, और इसके यूनिट क्या है, वेट है तो ग्राम होगा, वॉल्यूम है तो मीटर में होंगे, या ग्राम पर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में होंगे, या वेट है तो केजी या मीटर में होंगे। तो इसके 3 यूनिट हैं, तो आपको याद रखने हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के यूनिट क्या है, ग्राम पर मीटर, या ग्राम पर सेंटीमीटर, या मीटर केजी पर मीटर, है ना। तो इसके क्या है, ये यूनिट हैं। अब आगे हमारा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, है ना दोस्तों। अब हम जानेंगे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसके यूनिट क्या होते हैं, ग्राम पर केजी, या केजी पर केजी, या ग्राम पर ग्राम, है ना। ये क्या होते हैं इसके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के ये यूनिट है। आप लोगों को बेसिकली यूनिट ही याद रखना है ना, यूनिट ही याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम है, मीटर क्यूब होगा, है ना। तो हमने जाना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का ग्राम पर मीटर क्यूब, इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या केजी पर मीटर क्यूब। उसी प्रकार स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ग्राम पर केजी, या केजी पर केजी, या ग्राम पर ग्राम होते हैं। और आगे हमारा जो तीसरा ह्यूमिडिटी होता है वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। यहाँ से बनते हैं कि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे इंगित करते हैं, या हम इसे किससे दर्शाते हैं, तो परसेंट से। क्वेश्चन में कितने बार एग्जाम में ये आ चुका है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंट से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट से। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो ह्यूमिडिटी यूज किए जाते हैं वो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही होता है। और जो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर के लिए या पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना ह्यूमिडिटी फेवरेबल होता है, तो 60 to 70% ह्यूमिडिटी क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में गुड माने जाते हैं। एग्रीकल्चर के पर्पज से कितने होते हैं, 60 to 70% ह्यूमिडिटी गुड होते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंट से डिनोट करते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन से होते हैं, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होते हैं ना। तो इन सब टर्मों को हमने जाना कि ह्यूमिडिटी कितने टाइप्स के होते हैं, ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि एक वो मैंने टर्म दिया हुआ है कि एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी प्रमोट फंगल ग्रोथ। हम देखते होंगे बेसिकली
टाइम में कि फंगल ग्रोथ नहीं लगता। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि ठंड में क्या होता है, हमारा ब्रेड सब खाए होंगे, देखे होंगे, जो ब्रेड होता है बेसिकली उसमें जब हम गर्मी के टाइम में उसे खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जो हरा हरा टाइप का वो जो ग्रो करता है वो फंगस होता है ना, वो फंगल ग्रो हो जाता है उसमें, उसे फंगस ग्रोथ करते हैं। तो जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो क्या होते हैं, फंगल ग्रो कर जाते हैं। एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी प्रमोट्स फंगल ग्रोथ एंड डिजीज, वो क्या होता है, डिजीज के कारण भी बन जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी जितना कम हो उतना अच्छा होता है। और एग्रीकल्चर के पर्पज से अच्छा ह्यूमिडिटी कितने परसेंट होते हैं, 60 to 70% अच्छे होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि क्लाउड्स क्या होते हैं, है ना, और क्लाउड्स कितने टाइप्स के होते हैं। हम इसमें जानेंगे कि बारिश होने के लिए, रेन होने के लिए कौन से क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अब वो नहीं है कि एक गाना चला था, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जानेंगे इसमें कि बारिश कौन से बादल के कारण होता है, किसी के यार के हंसने से बारिश नहीं होता दोस्तों, है ना। तो क्लाउड क्या होता है, डेंस वेपर के फॉर्म को हम क्या कहेंगे, क्लाउड कहेंगे। और क्लाउड की स्टडी हम किस में करते हैं, नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड क्या होता है, नेफोलॉजी होता है। और क्लाउड का यूनिट क्या होता है, ओक्टा होता है। और ओक्टा का रीडिंग कितना होता है दोस्तों, 0 से 8, 0 to 8 क्या होता है क्लाउड की, है ना। क्लाउड का रेंज कितना होता है, 0 से 8 ओक्टा होता है। क्लाउड का यूनिट क्या है, ओक्टा। इसका रेंज कितना होता है, 0 से 8। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि अगर 8 ओक्टा क्लाउड है तो ये क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, यानी कि क्लाउड कितना है, तो डेंस, मिनिमम, मॉडरेट, या इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए तो आपको समझना है रेंज कितना है, 0 से 8 है। और अगर 8 ओक्टा क्लाउड है तो इसका मतलब कि क्लाउड डेंस फॉर्म में है, ज़्यादा है ना। तो इसका रेंज कितना होता है, 0 से 8 होता है। 0, 1, 2 रहे तो वो कितना है, मिनिमम है। तो क्लाउड का यूनिट क्या होता है, ओक्टा। इसका रेंज कितना होता है, 0 से 8 होता है। अब हम जानेंगे कि क्लाउड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उन क्लाउड्स को हम क्या कहते हैं। आगे देखिए, ये हमारा क्लाउड है साइरस क्लाउड, है ना। साइरस क्लाउड क्या क्या होते हैं, जब सनराइज और सनसेट के टाइम में हम जो क्लाउड को देखते हैं, जब सनराइज होता है आसमान में हम देखते हैं तो जो क्लाउड आपको दिखेंगे, या जब सनसेट होता है तो उस टाइम जो क्लाउड हमारे आसमान में प्रेजेंट होते हैं उसे हम साइरस क्लाउड कहते हैं। सिंपली आप गर्मी का टाइम आने दो, आप देख लेना सनराइज और सनसेट के टाइम में जो क्लाउड प्रेजेंट होंगे उसे हम साइरस क्लाउड कहते हैं। ये ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के होते हैं। जब सूर्य जो है सनसेट होता है तो आप रेड ऑरेंज कलर में आसमान में देखते हो, वो बन जाता है, तो वो क्या है, साइरस क्लाउड है ना। और ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे होता है, साइरस क्लाउड मैक्सिमम हाइट पे होता है। और आपको इसका की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या याद रखना एग्जाम के व्यू से, कि साइरस जो है सनराइज और सनसेट के टाइम में प्रेजेंट होता है और ये मैक्सिमम हाइट पे होता है। आगे हमारा है कोमुलस क्लाउड। कोमुलस क्लाउड क्या होता है, कोमुलस क्लाउड जो है कॉलीफ्लावर टाइप में होते हैं। जो आप आसमान में देखोगे कि कॉलीफ्लावर टाइप में होते हैं, ऐसा लगेगा कि कुछ फिगर बन रहा है, कुछ फिगर इंडिकेट हो रहा है, मतलब उबर खाबर ऊंचा लिया जो वो क्लाउड आपको दिखता है वो बेसिकली कोमुलस क्लाउड होता है। और ये कॉलीफ्लावर स्ट्रक्चर में होते हैं और ये मेजेस्टिक एंड डन, ये क्या होता है, इनका फीचर होते हैं। ये देखने में मेजेस्टिक लगेंगे या डन आपको देखने में लगेंगे। तो हमने 2 क्लाउड जाना, साइरस और कोमुलस। आगे हमारा ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लाउड है निम्बो स्टार्टस, है ना, जिसके कारण क्या होती है, बारिश होती है। कंटिन्यू रेनफॉल किसके कारण होता है, निम्बो स्टार्टस। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये CUET 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आए थे कि विच क्लाउड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, तो क्या होगा, निम्बो स्टार्टस। इस क्लाउड के कारण क्या होता है कि रेनफॉल होता है और कंटिन्यू रेनफॉल होता है। तो बारिश होने का जो मेन क्लाउड होता है या रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश होने के लिए, वो निम्बो स्टार्टस होते हैं ना। वो सॉन्ग पे ध्यान नहीं देना है। और हमारा 4th क्लाउड है कोमुलोनिम्बस। जो जब बारिश नहीं होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, हमारे आसमान में बिजली कड़कती है लेकिन बारिश नहीं होता, या बिजली कड़कने के बाद बारिश होता है, या बारिश के बीच में जो बिजली कड़कता है वो हमारा कौन सा क्लाउड होता है, कोमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। इसके कारण थंडर होते हैं, स्टॉर्म एंड हेवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिरते हैं, वो कौन से क्लाउड के कारण होते हैं, कोमुलोनिम्बस के कारण होते हैं। और कंटिन्यू रेनफॉल, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, निम्बो स्टार्टस। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लाउड्स कौन से हैं, तो निम्बो स्टार्टस। और थंडर स्टॉर्म किसके कारण होता है, तो कोमुलोनिम्बस के कारण होता है। तो हमने ये क्लाउड के बारे में पढ़ा।
क्लाउड क्या है, क्लाउड का यूनिट क्या है, क्लाउड कितने टाइप के होते हैं, और रेनफॉल कौन से क्लाउड के कारण होते हैं, और थंडरस्टॉर्म किसके कारण होता है। तो इन सब बातों को हमने जाना। अब आगे हमारा है दोस्तों प्रेसिपिटेशन, वर्षण, है ना। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण। अब हम जानेंगे कि वर्षा हम किसे कहेंगे और वर्षा के कितने टाइप होते हैं, है ना। तो इट इंक्लूड ऑल द वेज बाय विच मॉइस्चर फॉर्म एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होते हैं कि जो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो जब हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं, जिस फॉर्म में आए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वर्षण के कितने फॉर्म होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। एटमॉस्फेयर मॉइस्चर को अर्थ सरफेस वो जिस फॉर्म में आते हैं, चाहे वो ड्यू के फॉर्म में आए, मिस्ट के फॉर्म में आए, फॉग के फॉर्म में आए या स्मोक के फॉर्म में आए, अभी हम पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। बेसिकली दोस्तों ड्यू क्या होता है, कंडेंसिंग ऑफ वेपर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑन कोल्ड सरफेस। ड्यू क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो हम ड्यू यूज करते हैं, जो फॉग वगैरह यूज करते हैं, जो भी जिस भी ब्रांड का, तो जब हम उसे लगाते हैं तो एक ड्यू टाइप का निकलता है ना, ड्रॉप्स टाइप का, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्यू कहते हैं। जो ड्रॉप्स टाइप के निकलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। और ये कोल्ड सरफेस पे गिरते हैं और इसे हम किससे मेजर करते हैं, ड्यू मेजर बाय ड्रोसोमीटर, है ना। तो ड्यू को किसे मेजर करते हैं, ड्यू हम किसे कहते हैं, ड्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं, है ना। और इसे किसे मेजर करते हैं, तो ड्रोसोमीटर से। अब सेकंड है हमारा मिस्ट। मिस्ट क्या होता है, अ वेरी थिन फॉग, एकदम थिन फॉग होगा। जब ठंड के टाइम में जब हम रोड पे निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो हमें क्या होता है उसमें कि हम मुश्किल से 10 मीटर तक की दूरी को देख पाते हैं, उससे आगे का हमें कुछ नहीं दिखता। तो वो जो एक थिन लेयर होगा फॉग का, उसे हम क्या कहेंगे, मिस्ट कहेंगे। तो वो 10 मीटर तक हमें दिखता है, फिर 10 मीटर हम और आगे चलते हैं, फिर आगे का 10 मीटर हमें दिखता है। तो उस टाइम जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे एकदम थिन फॉग जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। और वहीं पे क्या है हमारा फॉग, प्योर वाटर वेपर। ये क्या होता है, प्योर वाटर वेपर होता है। उसी में जब मिस्ट जब ज़्यादा हो जाएगा, मिस्ट क्या है कि थिन फॉग है, अगर फॉग कम है तो उसे हम मिस्ट कहेंगे। वहीं पे प्योर वाटर वेपर हो जाएगा। जब हम निकलते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं, अपने बालों को छूते हैं ठंड के टाइम में, तो ऐसा पता चलेगा कि हमारा जो बाल है वो भीग गया है, या हाथ हमारा पानी पानी हल्का महसूस होगा। तो वो क्या होता है, उस टाइम में फॉग गिरता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होते हैं, फॉग होते हैं। अ वेरी थिन क्लाउड नियर अर्थ सरफेस। फॉग में क्या होता है, एकदम थिन क्लाउड होता है जो हमारे अर्थ सरफेस पे होते हैं, जो फॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारा चौथा क्या होता है, स्मोक। स्मोक बेसिकली बने होते हैं फॉग प्लस स्मोक से, और ये क्या होता है, वेरी हार्मफुल होता है हमारे लिए स्मोक। जो हमारे मोबाइल में ऐप होते हैं एक्वा वेदर, उसमें आप अगर आप नोटिस नहीं किए हो तो आज ही नोटिस करना, उसमें स्मोक भी दिखाता है। और आप उसमें आपको ये भी बताएगा कि आप घर में ही रहो, आप घर में स्टे करो, क्योंकि स्मोक आपके एटमॉस्फेयर का अच्छा नहीं है, ये आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। इसमें फॉग होता है, जो ये फॉग है, फॉग में अगर स्मोक मिल जाए, धुआं मिल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मोक कहेंगे, जो कि हमारे लिए ये क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, ड्रिजलिंग, है ना। तो जानते हैं हम ड्रिजलिंग क्या होता है। अगर ड्रॉप साइज, जो वाटर, जो रेन, जो वर्षा होती है, जो रेन होता है, अगर ड्रॉप साइज 0.5 mm से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिजलिंग कहेंगे। हम आपको बताएं, आप देख लेना, ड्रिजलिंग हम किसे कहते हैं। पानी तो हम सब पटाए होंगे अपने घरों में पाइपों से, तो हम जब उसके पाइप के मुंह को बंद करके साइड से थोड़ा सा पानी निकलने देते हैं, तो जो साइड में पानी जाता है एकदम पतला, है ना, एकदम छोटा छोटा बूंद जो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिजलिंग कहते हैं। तो उसका जो अगर ड्रॉप का साइज लेस देन 0.5 mm होगा तो उसे हम ड्रिजलिंग कहेंगे। और हम रेन किसे कहेंगे, तो रेन हम तब कहेंगे जब 0.5 mm से 4 mm, एवरेज क्या है 6 mm, है ना। तो 0.5 mm से 4 mm का जब ड्रॉप होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेन कहेंगे। हम जो बारिश होती है, हम सबको तो रेन नहीं कह सकते, जैसा कि हमने इससे पहले फॉग जाना, मिस्ट जाना, स्मोक जाना, उसके बाद हमने ड्रिजलिंग जाना। अगर 0.5 mm से कम है ड्रॉप का साइज, तो उसे हम ड्रिजलिंग कहेंगे, हम उसे रेन नहीं कहेंगे। रेन हम तब कहेंगे जब रेन में ड्रॉप की साइज 0.5 to 4 mm होगा, तो उसे हम रेन कहेंगे, है ना। अब इसी में अब आता है कि हैवी रेन हम कब कहेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल रेन, है ना। अब हम हैवी रेन कब कहेंगे, हैवी रेन हम तब कहेंगे जब मोर देन 4 mm होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैवी रेन कहेंगे, है ना। अब हमारा क्या है, स्नो। नेक्स्ट हम क्या है, स्नो। फेदरी आइस को हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं, है ना। फेदरी आइस जो विदेशों में होता है, हमारे इधर तो ऐसा क्लाइमेट कंडीशन नहीं है, तो विदेशों में जो होता है
जानते हो आप, तो वहाँ पे जो फेदरी आइस होता है जिसे वो गोल बनाकर खेलते भी हैं बच्चे लोग, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा 9th पे हेल्स। हेल्स क्या होता है, सॉलिड कंसंट्रेटेड आइस बॉल्स, साइज वेरीज फ्रॉम पी टू टेनिस बॉल, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेल्स कहेंगे, है ना। और स्नो क्या होते हैं विदेशों में, मनाली वगैरह में, है ना, उसमें क्या होते हैं घर वगैरह पे देखते होंगे आप, फेदरी आइस गिरता है। तो मतलब जब लोग जाते हैं, लोगों का अगर कोई सामान गाड़ी या कार वगैरह बाहर में हो तो उस पर वो क्या होते हैं बीच जाते हैं, फेदरी आइस होगा तो इसे हम स्नो कहेंगे। और जब वो गोल बनाकर उसी को, जब वो डेंस होते हैं गोल बनाकर बच्चे लोग उसे खेलते हैं, वो जो बॉल्स है मारते भी हैं, उसे प्ले कर खेलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेल्स कहते हैं। तो हमने जाना कि रेन किसे कहेंगे, रेन के कौन कौन से टाइप है, डिजलिंग क्या होता है, रेन क्या होता है, हैवी रेन कब कहेंगे, स्नो कब कहेंगे, हेल्स कब कहेंगे, तो ये सब टर्म को हमने जाना। अब आगे का टर्म है हमारा फ्रोस्ट, है ना। फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है, ओला, जो ओलावृष्टि होती है हमारे साइड ये तो होता है ओलावृष्टि, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ओलावृष्टि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रोस्ट कहते हैं। फ्रोस्ट में बेसिकली हमारे कौन कौन से फसल के लिए हानिकारक होता है वो यहाँ पे दिया गया है। फ्रोस्ट में क्या होते हैं कि हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे आइस के टुकड़े के फॉर्म में क्या होते हैं, बर्फ गिरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओला कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। ये क्या होता है, जब वो छोटे छोटे आइस के टुकड़े गिरेंगे तो हमारे जो सोलेनेसी क्रॉप होते हैं, सोलेनेसी क्रॉप हमने बताया होगा उधर, सोलेनेसी क्रॉप में क्या होते हैं, ब्रिंजल आते हैं। तो और सारा मैंने उधर एग्जाम्पल बताया हुआ है, आपको याद होगा आई होप। तो सोलेनेसी क्रॉप क्या होते हैं, सोलेनेसी क्रॉप कोरिएंडर, मस्टर्ड, क्यूमिन्स, मस्टर्ड है ना, सरसों, क्यूमिन्स धनिया, कोरिएंडर धनिया, क्यूमिन्स जीरा, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके लिए फ्रोस्ट क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। अगर ये हमारा बैंगन का पौधा है ना, बैंगन का पौधा, ओके, बैंगन का पौधा है, तो अगर फ्रोस्ट होंगे तो क्या होगा इसमें कि अगर वो ओलावृष्टि होगी तो इसमें क्या होगा, वो क्या होता है, आइस का छोटा फॉर्म होता है, टुकड़ा होता है, वो इस पर गिरेगा तो हमारा ये क्या होंगे, लीफ डैमेज होंगे, ब्रांचेस डैमेज होंगे, ये यहाँ से टूट जाएंगे, यानी कि हमारा प्लांट जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये फ्रोस्ट किसके लिए सही नहीं है, तो सोलेनेसी फैमिली के लिए, ये मसाले वाले फैमिली कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड क्यूमिन्स के लिए ये क्या होता है, मतलब क्या होते हैं कि हानिकारक होते हैं। तो फ्रोस्ट को इन सभी फसलों से बचाना चाहिए, फसलों को फ्रोस्ट से बचाना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय हैं, हम किस प्रकार अपने फसल को फ्रोस्ट से बचाएं वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके क्या क्या उपाय हैं वो हम जानेंगे। अब वाटर क्या होते हैं, हाँ इसी में क्या है कि फ्रोस्ट क्या होते हैं, वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में गिरते हैं। वाटर जैसा कि हमने बताया कि छोटे ड्रॉपलेट्स जो बर्फ के फॉर्म होते हैं वो वाटर क्या होते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आइस के फॉर्म में गिरते हैं और हमारे इन फैमिली के प्लांट को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। सोलेनेसी क्रॉप में, कोरिएंडर धनिया में, मस्टर्ड में एंड क्यूमिन्स में, है ना, ये क्या करते हैं कि हानि पहुंचाते हैं। इनसे हमें क्या करना चाहिए, फसल को बचाना चाहिए फ्रोस्ट से। अब हम जानेंगे कि इससे फ्रोस्ट से कैसे प्रिवेंशन करें, हम अपने फसल को किस प्रकार बचाएं। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहला कि जो हमारा फील्ड है जहाँ मान लीजिए सोलेनेसी फैमिली में हमने बैगन लगाया हुआ है अपने फील्ड में, तो हम क्या करते हैं अपने फील्ड के अराउंड क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। स्मोक मतलब धुआं, खेत के साइड में हम क्या करेंगे, धुआं लगवाएंगे, कुछ जलाएंगे, पुआल वगैरह जो जलता है जिससे क्या हो कि धुआं एराइज हो, धुआं निकले, इससे क्या होगा कि हमारे फसल प्रिवेंट होंगे स्मोक फ्रोस्ट से। और दूसरा क्या है, हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन करेंगे किसे, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर हम जानेंगे क्या होता है। स्प्रिंकलर बेसिकली इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है, इरिगेशन का मेथड है, कॉस्टली मेथड होता है, इसलिए सारे किसान इसे एफर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और एक बार लग जाने के बाद ये परमानेंट भी होता है बट कॉस्टली होता है। तो फ्रोस्ट से बचने के लिए किसान क्या करते हैं, जो हमारा किसान है, मान लेते हैं हमारा किसान घनश्याम है, घनश्याम किसान के पास क्या है कि कुछ खेत है, उस खेत में सोलेनेसी फैमिली का क्या है, बैंगन लगा हुआ है, ब्रिंजल। तो वो क्या करेगा, अपने खेत को बचाने के लिए घनश्याम कुछ उपाय तो करेगा, तो वो क्या करता है अपने फील्ड के अराउंड स्मोक करता है, स्मोक मतलब धुआं
लगवाता है ताकि उसका फसल क्या हो जाए, बच जाए, या वो क्या करता है स्प्रिंकलर इरिगेशन करेगा, या ये दोनों उसके पास मेथड नहीं है तो सबसे आसान मेथड तो यही स्मोक है ना, ये स्प्रिंकलर तो काफ़ी कॉस्टली है। थर्ड क्या है, वो DMSO का स्प्रे करेगा। DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है, जिसका वो क्या करेगा अपने फसल पे स्प्रे करेगा। और फोर्थ क्या है कि किसान जो घनश्याम है, घनश्याम क्या करेगा 0.1% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करेगा। 1 लीटर H2SO4 जो है 1000 लीटर वाटर में मिला के वो क्या करेगा घनश्याम स्प्रे करेगा अपने फील्ड में। तो इन सब तरीकों से वो क्या करेगा अपने क्रॉप्स को बचाने की कोशिश करेगा। किससे, फ्रोस्ट से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रोस्ट से हम किस प्रकार अपनी फसल को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला उपाय है कि हम स्मोक कर दें अपने फील्ड के अराउंड, दूसरा उपाय है कि हम स्प्रिंकलर से इरिगेशन करें, तीसरा उपाय है कि DMSO का हम स्प्रे करें, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड का हम क्या करें स्प्रे करें, और फोर्थ क्या है 0.1% H2SO4 का हम सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या करें स्प्रे करें। तो क्वेश्चन यही बनते हैं, है ना। अगर आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएंगे या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो ये 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको चारों सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 4, या फिफ्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, चारों याद रखने हैं कि फ्रोस्ट से बचाने के क्या तरीके हैं। या तो हम स्मोक करें अपने फील्ड के अराउंड, इरिगेशन करें स्प्रिंकलर द्वारा, DMSO का स्प्रे करें। अगर ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन आए तो उसमें क्या आएगा कि 0.1% H2SO4 का हम क्या करेंगे स्प्रे करेंगे। बेसिकली इसमें आपको क्या याद रखना है कि 0.1%, ये कंसंट्रेशन याद रखना है कि 0.1% H2SO4 का हम स्प्रे करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन बन जाएंगे आपको एग्जाम में 0.1, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घूम जाते हैं, 0.1 तो हमारा एक्चुअल है, यहाँ पे आ जाएगा 0.01 या 0.001 या 1%, और फोर्थ में आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव, है ना। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें कंसंट्रेशन बेसिकली याद रखने हैं कि 0.1% H2SO4 का हम स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स पे। अब है कि रेन गेज क्या होता है। अब हमने तो जाना रेन क्या होता है, रेन कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस रेन को हम क्या कहेंगे, रेन कब कहेंगे। अब आता है हमारा रेन गेज। रेन गेज क्या होता है बेसिकली दोस्तों, ये रेन को मेजर करता है कि कितने अमाउंट में वर्षण हुआ है, वर्षा हुई है। तो मेजर रेनफॉल, रेन गेज का क्या होता है, रेनफॉल मेजर करना। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ऑर्डिनरी रेन गेज होता है और एक क्या होता है ऑटोमेटिक रेन गेज होता है। ऑर्डिनरी रेन गेज का बेसिकली काम क्या होता है, मैं दिखाऊं आपको कि दिखा रहा हूं आपको, हाँ, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा रेन गेज होता है। अंदर में एक समझ लो आप एक बाल्टी टाइप का, एक ट्यूब टाइप का लगा होता है, जो वाटर जो हम क्या करेंगे, ये ऑर्डिनरी रेन गेज है ना। इसे हम क्या करेंगे कहीं बाहर फील्ड में रख देंगे, जो बारिश हो रही है वो इस होके इंटर करेगा और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना। फिर इसमें स्टोर हो गया, फिर हम इसे क्या करेंगे लेकर जाएंगे, इसे हम मेजर करेंगे कि कितना वाटर हुआ है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि हम पता कर पाएंगे कि आज जो है कितनी बारिश हुई है। दूसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक रेन गेज। इसमें पहले से क्या होता है हमारा ये वो मेजरिंग ट्यूब फील्ड होता है, और इस होके जब इसे हम फील्ड में रखते हैं, बारिश होती है, बारिश इस होके कलेक्ट होता है और इसमें फील्ड होता है ना। तो अगर बारिश जो है जैसा कि इंडिकेट किया गया 10 इंच तक हुई है, तो ये क्या हमारा मेजरिंग ट्यूब है, एरिया ऑफ द फनल, जिसे हम फनल कहते हैं। ये फनल का एरिया है और ये इस पे मेजर क्या हुआ है 0.5, 1.5 इतना सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो 10 इंच तक बारिश हुई है, तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो हम वाटर जो रेनफॉल होता है, जो वर्षा होती है, उसे हम किससे मेजर करते हैं, तो रेन गेज से हम क्या करते हैं, बारिश को जितना बारिश होता है उसे हम मेजर करते हैं। इस फोटो द्वारा हमने दिखाया कि वाटर क्या होता है, इस होके एंटर करता है, ये फनल होता है जिसपे ये मेजरिंग डाटा लिखा होता है। इससे हम क्या करते हैं, मेजर कर पाते हैं कि कितनी बारिश हुई है एक दिन में। ओके, तो इस रेन गेज द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं रेनफॉल को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मेजर्ड रेनफॉल को हम किससे मेजर करते हैं ना। तो चलिए, हमने यहाँ तक लेक्चर 2 कंप्लीट किया। आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर विजिट करके आप सर से एक शेड्यूल फिक्स करवा लेना कि हम उसके बाद क्या करेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे। कोई भी डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप क्या करो कि इससे पिछले वाले लेक्चर को विजिट करो, देखो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। और आप हमारे ऐप को DNS एडुकेयर, जो हमारा ऐप है DNS एडुकेयर ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आप सिंपली उसे डाउनलोड करो और आप उसमें देखो कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। DNS है ना, DNS
एडुकेयर ऐप है हमारा, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको पता चलेगा। और हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उन पे विजिट करके आप यहाँ के फीचर को जान सकते हैं। आपको लेक्चर मिलते हैं, ओके, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है ना, DPP जिसे कहते हैं, और प्रैक्टिस नोट मिलेंगे। अगर आप हमारे बैच से जुड़ते हैं तो जितने भी यहाँ लेक्चर हुए हैं वो आपको एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाएगी, आपको अच्छे मेंटर मिलेंगे। आई होप आप देख पा रहे हो कि हम किस टाइप से कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, और आप अगर संतुष्ट हो हमारे पढ़ाने के नियम से, आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर लाइक करना और शेयर करना। चलिए, थैंक यू।